चलो पहले मैं बता देती हूँ। कल हमने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की थी, एक नॉर्मेलिटी उसमें रह गया था। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हम मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाला कैसे जाता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। वहां हम क्या लेते थे? मोल्स के केस में मॉलिक्यूलर वेट लेते थे। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है? एसिड बेस के लिए वो कितने H प्लस रिलीज करता है, एसिड का एन फैक्टर होगा। कितने OH माइनस वो दे सकता है, वो बेस का एन फैक्टर होगा। रिडॉक्स में हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? जितना वो लूज या गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो एन फैक्टर है ये वाला। और अगर शॉर्ट में देखना तो नॉर्मेलिटी किसकी इक्वल होती है? एन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। तो तुमको इस असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे इसके नॉर्मेलिटी के बहुत सारे का, टोटली 20 है तो 4-5 मिल जाएगी। उसके बाद मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में ये रिलेशन रहता है। मोलैलिटी किसके इक्वल होती है? 1000 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। सारा वो नीचे लिखा हुआ है, बस ये फॉर्मूला हाँ ध्यान रखना है। वैसे तो डिराइव भी कर सकते हो उस वैल्यू को पुट करके, जो भी मतलब उसके अंदर हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहता है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये फॉर्मूला निकल जाएगा। हम यहाँ पे कौन से सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं? लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, या फिर और क्या बच गया? बस यही दो तो हो गए, लिक्विड इन लिक्विड। 3 सॉल्यूशंस ये पढ़ेंगे, लिखिए। अभी हम जो कॉन्सेप्ट देखने जाएंगे उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। वो उसकी क्या दर्शाता है कि वो कितनी सॉल्युबिलिटी में रह सकता है, ठीक है, कि कितना, जैसे मान लो अगर मुझे 20 ml वाटर दे रखा है, उसमें मैं मैक्सिमम कितना ग्राम शुगर डाल सकती हूँ, वो उसकी सॉल्युबिलिटी बताएगा। तो इस डेफिनेशन को लिख लो पहले, सॉल्युबिलिटी मेन हेडिंग डालो, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। पहले सॉल्युबिलिटी लिखो क्या होता है। solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. It depends upon, अगली लाइन लिखो, it depends upon the nature of solute. It depends upon the nature of solute and solvent, nature of solute and solvent, and temperature and pressure. पहला इसमें हम पढ़ते हैं solubility of solid and liquid। तो solubility of solid and liquid कैसे? like dissolves like, ये वाला चीज सुना है? सेम तरह की चीजें सेम तरह में डिसॉल्व होती है। मतलब अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर में। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। तो पहले सॉलिड
का हम यही लिखेंगे कि कैसे सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देखी जाती है, क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर देखने से पहले हमको समझना होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो इन सब टर्म्स को देखेंगे। तो पहले तो ये लिख लो, ए सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट। इसी में अब हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले कुछ इसकी डेफिनेशंस को कवर करेंगे, उसके बाद क्या क्या फैक्टर पे कैसे चेंज हो रहा है वो पढ़ेंगे। A solute dissolves in a solvent. A solute dissolves in a solvent if the intermolecular interactions are similar in them. A solute dissolves in a solvent if the intermolecular interactions are similar in them. क्या मतलब हुआ इसका कि that is या that means like dissolves like, that means like dissolves like. एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो सोडियम क्लोराइड एंड शुगर ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर भी कैसे नेचर का है, पोलर, और ये दोनों भी कैसे नेचर के हैं। अगर हम बात करें नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, लाइक बेंजीन। ये कैसे नेचर का है और ये भी नॉन पोलर। डिसोल्यूशन क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में डिसॉल्व हो जाना, और क्रिस्टलाइजेशन लिक्विड का वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना। मतलब जो लिक्विड का मतलब कि जो सॉलिड मेरा डिसॉल्व हुआ है वो वापस आपस में इंटरेक्शन करके वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हमने क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक में भी ये पढ़ा था कि पहले हमने उसको हीट किया था, उसके बाद हमने उसके क्रिस्टल्स बनाए थे, तो हमको वो प्योर सॉलिड मिल गया था। तो जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन की बात करते तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब दोनों चीजें क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, कि मतलब जितना सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है उतना ही वापस लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, कि अब उस पॉइंट, वो पॉइंट आने के बाद उसके बाद कोई भी सॉलिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा, ना ही कोई जो सॉल्यूशन में ऑलरेडी डिसॉल्व सॉलिड है वो वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ऐसे पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है। तो पहले एक बार डिसोल्यूशन लिख लो क्या होता है। डिसोल्यूशन ये रहता है स्पेलिंग। डिसोल्यूशन में लिखो when a solid solute is when a solid solute is when a solid solute is added to the solvent comma some solute dissolves and its concentration increases in the solution and its concentration increases in the solution. This process is called dissolution. सेकेंड टर्म लिखो क्रिस्टलाइजेशन।
क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? अब जो सॉलिड पार्टिकल ऑलरेडी डिसॉल्व हैं वो दूसरे सॉलिड पार्टिकल के साथ कोलाइड करते हैं और क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज सम सॉलिड पार्टिकल्स collide with solute particles present in the solution, collide with solute particle present in the solution and get separated out. This process is called crystallization. क्रिस्टलाइजेशन है, उसके बाद ऐसा एक सर्टेन पॉइंट आएगा जब ये दोनों प्रोसेस हो रहे होंगे, जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। उस पॉइंट पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की, कि अब जो भी सॉलिड डिसॉल्व होगा वो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और सॉलिड प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का एक सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। तो इस टाइम पे जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या बोलेंगे? उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, कि मतलब उसने जितना मैक्सिमम अमाउंट वो डिसॉल्व कर सकता था उसने कर लिया, अब उससे ज्यादा सॉलिड और डिसॉल्व नहीं होगा। वो उसके बाद देखेंगे हम, टेम्परेचर चेंज में इक्विलिब्रियम जहां शिफ्ट होता है वो हम देखते हैं। मैं तुमको ली चार्टलियर थोड़ा सा बताऊंगी आज। ली चार्टलियर प्रिंसिपल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिखो। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? Saturated solution is solution in which no more solute can be dissolved at same temperature, and same pressure is called saturated solution. इसका मतलब क्या होगा कि concentration of solute will remain constant, same. लिख लो, it means concentration of solute remains constant. ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अनसैचुरेटेड क्या होगा? जिसमें स्कोप है कि और सॉलिड डिसॉल्व किया जा सके। लिख लो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में यही। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में
a solution in which more solute can be added or dissolved, more solute can be dissolved at same temperature and pressure. At same temperature and pressure. अब एक टर्म और आती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे टर्म से क्या समझ आ रहा है? सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड का मतलब है कि जो सैचुरेटेड वाला कंडीशन क्या था कि जितना मैक्सिमम जा सकता था उतना चला गया। सुपर मतलब मैंने कुछ ऐसे कंडीशंस चेंज की कि मैंने और सॉलिड डिसॉल्व कर दिया। जैसे ही मैं वो कंडीशन हटाऊंगी वापस वो सॉलिड अलग होके आ जाएगा। मतलब मान लो मैंने चीनी घोली पानी में, अपने आप नॉर्मल टेम्परेचर में 10 ग्राम घुल सकती है एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर में, पर जैसे मैंने टेम्परेचर उसका बढ़ाया तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो मोर अमाउंट डिसॉल्व हो जाएगा जो उसके सैचुरेटेड अमाउंट से क्या है? ज्यादा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि हम टेम्परेचर बढ़ाए तो मेरी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाए। लिखो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में when more solute can be dissolved, when more solute can be dissolved at higher temperature in a saturated solution then the solution become super saturated। अब हमको जो तुम बोल रहे हो कि वापस आ जाना चाहिए वो डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कि इक्विलिब्रियम मेरा राइट साइड शिफ्ट करेगा या नहीं करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अभी हम इफेक्ट पढ़ने से पहले एक बार ली चैटलियर का थोड़ा सा हम इक्विलिब्रियम में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको बस इफेक्ट्स जानना है, टेम्परेचर प्रेशर इनका क्या इफेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे यूज में है। तो उस प्रिंसिपल में क्या बोला जाता है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि कोई भी चेंज अगर इक्विलिब्रियम पे हो रहा है, मतलब मान लो ए से बी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हो रही है, तो उसमें हम जो भी चेंज करेंगे मेरा रिएक्शन इस तरह से मूव करेगा कि उस चेंज को अंडू किया जा सके। नहीं, रिवर्सिबल नहीं बोलेंगे इसको। मतलब मैंने कंट्रोल प्लस जी दबा दिया, कंट्रोल प्लस जेड दबा दिया है, तो मुझे वो प्रोसेस करना है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लो ए प्लस बी इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, ठीक है, ये रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब अभी इतना जान लो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कि जितना सी बनेगा वापस उतना ही ए भी बन जाएगा। वो एक ऐसा स्टेज है। अब इसमें क्या क्या इफेक्ट हम पढ़ते हैं? अब हमको 3 इफेक्ट देख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अंडू दी चेंज, अगर नॉर्मल भाषा में बोले अंडू दी चेंज अकर्ड एट इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जानना चाह रही तो इसको कैसे देखा जाता है? अगर मैं इसमें एक ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती हूँ, मैंने मान लिया कि मेरा इक्विलिब्रियम में एक रिएक्शन है, मैंने उसमें ए डाल दिया है, ए का कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐड कर दिया, तो रिएक्शन कहाँ मूव करनी चाहिए? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? उस चेंज को अंडू करने के लिए अगर ए डाला है मैंने, ए ऐड किया है, तो ए कंज्यूम होना चाहिए। अब जितना ऐड किया उतना कंज्यूम होगा, तभी तो वो अंडू होगा वो स्टेप। तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी तो ए और बनेगा, फॉरवर्ड जाएगी तो ए कंज्यूम होगा। तो इस तरह से देखते हैं। जैसे मान लो अगर सी की कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दी अपने इक्विलिब्रियम में, सी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, अब मुझे सी को कम करना है, तो सी कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। ऐसे देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं लिखूं ऑन इंक्रीजिंग ए
तो ए को इंक्रीज किया तो रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए? फॉरवर्ड। ए कंज्यूम होना चाहिए, ठीक है। ए शुड डिक्रीज, और वो कैसे डिक्रीज होगा? जब रिएक्शन, व्हेन रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है। जैसे मान लो मैंने बी को कम किया तो रिएक्शन कहाँ मूव करेगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अगर बी को कम कर रही हूं मैं रिएक्शन में, बी कम कर रही हूं तो बी बढ़ना, वापस बढ़ना चाहिए ना, जितना कम हुआ है। तो बढ़ेगा कैसे वो? जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट, ये सब हम डिटेल्स में बाद में लिखेंगे। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऐसे देखते हैं। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर या फिर वॉल्यूम। तो इनका इफेक्ट बस ऐसा रहता है, प्रेशर का जो इफेक्ट रहेगा वॉल्यूम का जस्ट उसका उल्टा रहता है। तो अभी हम बस इसको सीखने के लिए एक निमोनिक से इसको याद रखेंगे। वो क्या रहेगा? जब वॉल्यूम का इफेक्ट हम देखते हैं तो VILTM, वॉल्यूम इंक्रीजेस लेस टू मोर नंबर ऑफ मोल साइड रिएक्शन जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो इसको लिख लो, वॉल्यूम इंक्रीजेस लेस टू मोर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन विल मूव प्रोसीड। इसको अगर हम एग्जांपल से समझना, जो भी वॉल्यूम का है प्रेशर का जस्ट उसका उल्टा इफेक्ट होगा। याद तुमको, देखो मैं तुमको सब कुछ लिखवाऊंगा पर याद यही चीज देने वाली है लास्ट में जाके। इसका मतलब क्या? जैसे मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है, एग्जांपल अगर हम देखें, PCl5 कन्वर्ट होता है PCl3 और Cl2 में, ठीक है, ये चीज है। और जनरली प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट हम गैसियस के केस में देखते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल नेचर के होते हैं, तो उसमें प्रेशर की ज्यादा बात नहीं की जाती है, क्योंकि उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे भी वैसे तो गैसियस स्टेट में ही है। अब मुझे बताओ कि रिएक्टेंट साइड कितने मोल है? 1, और प्रोडक्ट साइड 2। तो किस साइड ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड है। तो अगर मैं इस केस में वॉल्यूम बढ़ाती हूं तो रिएक्शन कहां मूव करेगी? लेस टू मोर नंबर ऑफ साइड। तो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस तरह से देखते हैं। तो ये बस एक निमोनिक याद रखना है, VILTM। इससे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के इफेक्ट क्लियर हो जाते हैं। अब वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो मोर टू लेस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना सब। वॉल्यूम इंक्रीज करने पे अगर लेस टू मोर रिएक्शन जा रही है तो वॉल्यूम डिक्रीज करने पे क्या आ जाएगी? मोर टू लेस। इसी तरह मैंने बोला प्रेशर और वॉल्यूम का जस्ट उल्टा इफेक्ट है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करने पे लेस टू मोर है तो प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या आएगा? मोर टू लेस। तो ये चारों चीजें याद रखनी है। जैसे हमने वो कार वाला नहीं किया था, चारों चीजें एक अगर पता है तो चारों एडिशन हमको समझ आ रहे थे, तो वैसा ही है कि एक कोड पता तो हम बाकी भी कर लेंगे। तो प्रेशर इंक्रीज तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? मोर टू लेस। और इसी तरह प्रेशर डिक्रीज तो लेस टू मोर। समझे ना ये क्या चीज है? इसका एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो इस केस में अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाती हूँ तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट के मोल हमेशा ज्यादा हो, कभी कभी रिएक्टेंट के भी ज्यादा मिलेगी। अगर मैं हाइपोथेटिकली एग्ज्यूम कर लिया, अगर ये वाला एक इक्विलिब्रियम है हमारे पास 2NH3, अब इस केस में क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज कर या प्रेशर इंक्रीज करने में क्या होगा? इस केस में अगर मैं प्रेशर बढ़ाती हूँ, प्रेशर बढ़ाने पे क्या आ रहा है? मोर टू लेस रिएक्शन जा रही है। मोर मोल किस साइड है? तो रिएक्शन किधर जाएगी? मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। समझे कैसे इफेक्ट दिखना है? तो इस केस में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन कहां मूव करेगी? रिएक्शन विल
गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस तरह से देखा जाता है। कंसंट्रेशन वाला देखिए, अब मैंने बोला अंडू करना है जो भी मैंने चेंज किया इक्विलिब्रियम पे। अगर मैंने कुछ बढ़ाया तो मुझे उसको कम करना है, अगर मैंने कुछ कम किया तो मुझे उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम बी की कॉन्सेंट्रेशन मैंने मान ले बढ़ा दी, बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई है तो वापस नॉर्मल पे लानी पड़ेगी, नॉर्मल पे लाने के लिए मुझे उसको कम करना पड़ेगा। कम करने के लिए रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए? रिएक्टेंट तो तभी कंज्यूम होगी ना जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे देखना है, जैसे सी अगर मान ले मेरे को दिया, सी की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया मैंने, तो अब सी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ने के लिए रिएक्शन कहाँ मूव करेगी? सी बढ़ने के लिए, सी बढ़ने प्रोडक्ट बनने के लिए तो फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगी ना। ऐसे देखना है, जो भी इफेक्ट हम कर रहे हैं, जो भी चेंज कर रहे हैं, उसको मुझे अंडू कर देना है। तो सिस्टम इसी तरह काम करके थी उस चेंज को काउंटर एक्ट कर सके, वापस रिवर्स कर। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जैसा ही है थोड़ा बहुत, बस इसमें इक्वल नहीं रहता है चेंज। तो ये हमने प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट देखा और कॉन्सेंट्रेशन का देखा। एक हम अभी टेम्परेचर का देखेंगे, और इसके अलावा एक हम जो पढ़ते हैं वो इनर्ट गैस एडिशन पढ़ते हैं, वो हम वही पढ़ेंगे। हमको इन तीनों का ही काम हो गया। ये वाला चीज लिख लिया, बात कर ले तू पहले। इसको रब कर रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहेगा। टेम्परेचर में हमको याद करने के लिए तरीका बता रही हूँ, वैसे इक्वेशन से आता है, और एनसीआर में तो इक्वेशन उन्होंने तो बस बता रखा है। तो हमको क्या करना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कुछ एब्जॉर्ब की गई है हीट। ये चीज क्लियर है ना? एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज। तो हीट एब्जॉर्ब की है तो मतलब रिएक्टेंट साइड कुछ हीट ऐड हुई होगी, तो मैंने उसको हीट कंपोनेंट को रिएक्टेंट साइड ऐड कर दिया। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब हीट कंटेंट बढ़ाना, तो हीट कंटेंट बढ़ रहा है मतलब रिएक्टेंट साइड कुछ बढ़ रहा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। तो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हीट क्या हो रहे हैं? तो रिएक्शन अब वो बढ़नी चाहिए, हीट कम हो रही है ना तो वो बढ़नी चाहिए, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। हीट कम नहीं, हीट एब्जॉर्ब हुई है इसमें, वो दोनों चीजें अलग है। जो हीट एब्जॉर्ब हुई है मैं उसी को कम ज्यादा कर ली, पर एब्जॉर्ब ही हुई है, रिलीज नहीं हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अब मैं कैसे लिखूंगी? A प्लस बी गिव्स C प्लस डी प्लस हीट, मतलब कुछ हीट रिलीज हुई होगी। तो इस केस में अगर हम बात करें तो अब टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाएगी? अगर मैं ये वाला कंटेंट बढ़ा रही हूँ तो ये कम होना चाहिए, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। साथ वाले भी ऐसे ही है। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस मतलब हीट कंटेंट इंक्रीजेस, मतलब रिएक्शन विल मूव इन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें टेम्परेचर डिक्रीज की, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी?
फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमको ध्यान रहना चाहिए। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर रिएक्शन विल गो बैकवर्ड और वाइस वर्सा। ये चारों चीजें सबसे ज्यादा यूज है यहाँ पे इस चैप्टर में, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट। लिख लिया ये, आगे लिखो। अब हम वो इफेक्ट पढ़ने वाला है, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अभी कैसे देखते हैं वो सब था। ये तो दूसरा टॉपिक है जिसका यहाँ यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पढ़ाया गया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वही यही चीज लिखेगी कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी कम होगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो अब तुम ही बताओ कि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस, मतलब ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स क्या आता है, सॉल्यूशन। तो जितना ज्यादा सॉल्यूशन फॉर्म में जाएगा उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, मतलब जितनी ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये रिएक्शन होती एंडोथर्मिक, अगर ये रिएक्शन क्या होती एंडोथर्मिक, मतलब डेल्टा एच क्या होता ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्या रहता टेम्परेचर इंक्रीज के साथ, सॉल्युबिलिटी घटती या बढ़ती, सॉल्युबिलिटी बढ़ती, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड। अगर यही हम बात करते कि ये वाली रिएक्शन कैसी होती एक्सोथर्मिक, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से अब क्या होगा रिएक्शन, तो मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो जो तू बात करी थी वो इसी चीज पे डिपेंड करता है कि वो वापस कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, वो रिएक्शन किस नेचर की है। तो ये चीज लिख लो। इफेक्ट में लिखना है, इफ इन जनरल ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इफ इन अ nearly saturated solution, if in a nearly saturated solution, comma, the dissolution process is endothermic, the dissolution process is endothermic, मतलब ब्रैकेट में ही लिख लेना, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 0। dissolution process is endothermic, delta H solution is greater than 0, then solubility should increase, with rise in temperature, and if the reaction is exothermic, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन इज लेस देन 0। इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन द सॉल्युबिलिटी शुड, एक्सोथर्मिक में लेस देन 0 होता है, देन द solubility should decrease with rise in temperature। वही टेम्परेचर डिक्रीज का उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। आगे लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा इधर, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, दोनों क्या इन्वॉल्व है इसमें, सॉलिड और लिक्विड, और दोनों क्या रहते हैं, इनकम्प्रेसिबल रहते हैं, तो प्रेशर का कोई ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में लिखो, solids and liquids are highly incompressible
are highly incompressible, so pressure does not have any significant effect on solubility of solids and liquid. तो ये होगा हमारा solubility of solid in liquid वाला। अब हम पढ़ेंगे solubility of gases in liquid। तो अगला हेडिंग यही डाल लो, solubility of gases in liquid। तो सारी गैसेस ऑलमोस्ट सारे सॉल्वेंट में कोई ज्यादा एक्सटेंट में सोल्यूबल होती है, कोई कम एक्सटेंट में सोल्यूबल होती है, पर सोल्यूबिलिटी शो करती है। अब सोल्यूबिलिटी किस किस पे डिपेंड कर रही है गैसेस की? एक उसके नेचर ऑफ सॉलिड पे भी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी, टेम्परेचर पे भी और प्रेशर पे भी। तो नेचर ऑफ सॉलिड, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर का यहाँ पे हमको अलग इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि अब गैसेस इन्वॉल्व है। तो इसके लिए हम हेनरीज लॉ पढ़ते हैं। पहले चारों का तीनों के बारे में लिखेंगे, उसके बाद हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे, या कि जो कि होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। पहले इतना लिख लो, all gases are soluble in liquid, all gases are soluble in water or other liquids, in water or other liquids to a greater or lesser extent, अब solubility of gas किस पे डिपेंड करती है? solubility of gas in liquid depends on following factor। सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन चारों फैक्टर पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। लिख लिया ये? अब कुछ गैसेस ऐसी होती है कि जो कॉमन सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबिलिटी शो करती है। एक ईज ऑफ लिक्विफिकेशन करके एक कॉन्सेप्ट होता है, या कुछ गैसेस ऐसी होती है जो इजीली लिक्विफाइड हो सकती है, मतलब गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, कंडेंस कर देना। तो जो इजीली लिक्विफाइड गैसेस होती है वो मोर सोल्यूबल होती है कॉमन सॉल्वेंट में। सबसे कॉमन सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर। तो अब ये कॉन्सेप्ट तो हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे कि क्या कैसे किस पे डिपेंड करता है ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, बस इतना एक बुलेट पॉइंट डाल के लिख लो। some gases which are easily liquefied, या which can be easily liquefied some gases which can be easily liquefied are more soluble in common solvent, for example CO2 in water shows more solubility than H2 और O2। ठीक है। और एक चीज ऐसा होता है कि कुछ गैसेस ऐसी रहती है जो पानी में डिसॉल्व करोगे तो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो ज्यादा सोल्युबिलिटी शो करेगी एज कंपेयर टू अगर हम उसको दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें। मतलब एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे NH3 है या फिर HCl है, जब इसको पानी में डाला जाएगा तो ये NH3 NH4 प्लस आयन में टूट जाता है और HCl H प्लस और Cl माइनस फॉर्म में रहता है। तो ये मोर सोल्यूबल है वाटर में
एज कंपेयर टू अदर सॉल्वेंट। लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाला भी बोल सकते हैं क्योंकि दोनों पोलर नेचर की है और यहाँ पे भी पोलैरिटी शो करता है पानी। तो एक ये अगला पॉइंट लिख लो। पंखा चलाना है क्या? Some gases are capable of forming. Some gases are capable of forming. तो ये बेसिकली नेचर ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट दिखाया जा रहा है कि उस पर डिपेंड कर रही है सॉल्युबिलिटी। Some gases are capable of forming ions in aqueous solution. Ions in aqueous solution. Ions in aqueous solution, and that's why they are much more soluble. They are much more soluble. They are much more soluble in water. In water than any other solvent. Than any other solvent. Than any other solvent. For example, NH3 and HCl. कोई खटका नहीं आया था क्या? Are soluble in water but insoluble in organic solvent like benzene. तो ये एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दर्शा रहा है कि कैसे उस पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे। तो जो डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है लिक्विड में, वो मेनली कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सॉलिड में लिक्विड वाला दोनों की पॉसिबिलिटी है। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस वाला कैसा प्रोसेस रहता है? एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब अगर वो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? तो यही चीज हम लिखेंगे। लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में in dissolution of gases in liquid, in dissolution of gases in liquid, in dissolution of gases in liquid, comma, heat is evolved and hence it is an exothermic reaction, yeah, exothermic process, hence it is an exothermic process. And we know, अगला पॉइंट लिखो, and we know dissolution process involves dynamic equilibrium. Dissolution process involves dynamic equilibrium. So according to Le-Chatelier principle, according to Le-Chatelier's principle, as temperature increases, as temperature increases, solubility
टेम्परेचर इंक्रीज होने पे सॉल्युबिलिटी कम होगी फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो गैस इवॉल्व एक्सोथर्मिक, गैस बोल रही हूँ, हीट इवॉल्व एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ही होती है ना। लिखो तो अकॉर्डिंग टू ली चाटलियर प्रिंसिपल, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility of gases in liquid will decrease. Solubility of gases in liquid will decrease. ठीक है, हो गया ये। अभी हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी का। तो प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, तो एक एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जब गैसेस, मतलब एक बीकर में गैस मैंने डाल रखा है, पिस्टन लगा रखा है, अगर मैंने उस गैस को और कंप्रेस किया, मतलब अंदर का टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो गैसेस पर यूनिट वॉल्यूम था, जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो ज्यादा हो गए थे, उसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो एज प्रेशर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस, मतलब उस गैस का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात किसने बोली थी, हेनरीज करके एक साइंटिस्ट थे, हेनरी लो, उन्होंने दिया। उसने बोला कि सोल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स पार्शियल प्रेशर, या फिर प्रेशर ऑफ दैट गैस। जो वो सॉल्यूशन में प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उस पर उसकी सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। उसके बाद इसको किसने रिलेट कर दिया, एक डाल्टन करके एक साइंटिस्ट थे। डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर कभी पढ़ा है? तो डाल्टन ने उस सोल्युबिलिटी को किससे रिलेट कर दिया, मोल फ्रैक्शन से, कि जितना गैस का मोल फ्रैक्शन होगा वो उतनी ही ज्यादा सोल्यूबल होगी, या उसका उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब उतना वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। समझे क्या बोल रही है, कि सोल्युबिलिटी को रिलेट कर दिया मोल फ्रैक्शन से, और सोल्युबिलिटी को प्रेशर से रिलेट किसने कर दिया था, हेनरीज ने। तो ऐसा कुछ लॉ दिया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और जितना ज्यादा ये होगा, दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से दोनों ही वैलिड है, कि सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, या फिर मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हेनरीज लॉ के बोले जाते हैं। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं KH। इसको हेनरीज कांस्टेंट भी बोला जाता है। अब ये लिखना नहीं है। तो पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर में लिख लो हेनरीज लॉ। एट, पहला स्टेटमेंट लिखवा रही हूं, दो स्टेटमेंट लिखवाओगे इसकी। एट कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in liquid, at constant temperature, solubility of gas in liquid is directly proportional to pressure of the gas, directly proportional to pressure of the gas। दूसरा स्टेटमेंट लिखो इसका, the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to mole fraction of the gas in the solution, तो मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, P is directly proportional to X है। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन।
और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर KH को क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। तो अगर मुझे KH की यूनिट बतानी तो क्या होगी KH की यूनिट, मोल फ्रैक्शन की क्या यूनिट होती है, जो प्रेशर की यूनिट है वही KH की यूनिट है। तो अगर मेरे को इससे मैं P और XA के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इसका स्लोप क्या रहेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये वाला पढ़ा हुआ है ना, लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें जो m होता है वो क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे c तो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट 0 है, तो इसलिए वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, KH। तो इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, KH। ठीक है। और जो KH रहता है वो फंक्शन रहता है नेचर ऑफ गैस का और टेम्परेचर का। टेम्परेचर के साथ ये वेरी करता है, जैसे ही गैस बदलेगी तब भी KH की वैल्यू बदल जाएगी, और एक ही गैस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे KH अलग अलग वैल्यू शो करता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन में लिखवाया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जब टेम्परेचर सेम रहेगा तब KH की एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, तब वो कांस्टेंट रहेगा। लिखो इसके बाद KH वैल्यू डिपेंड्स ऑन, KH value depends on, KH value depends on nature of the gas, nature of the gas as well as temperature, as well as temperature। तो अगर हम बोले डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द गैस एज वेल एज टेम्परेचर, अगर मैं एक पर्टिकुलर प्रेशर पे बात करूं, गैस का एक पर्टिकुलर प्रेशर है, ठीक है, अब अगर उसमें KH की वैल्यू चेंज होती है, मतलब KH की वैल्यू बढ़ रही है, इसको ध्यान से सुनना एक बार, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे बात कर रहे हैं हम, तो मतलब ये चीज कांस्टेंट ले रही हूं मैं, तो अगर KH बढ़ेगा तो XA क्या होगा, तो अगर हम फिक्स प्रेशर पे KH की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, मोल फ्रैक्शन के कम होने का मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज डिक्रीजेस, तो फॉर हायर KH वैल्यू सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। तो यही वाला पॉइंट लिखो, higher the value of KH, higher the value of KH given pressure, comma, to keep the value of partial pressure constant, to keep the value of partial pressure constant, partial pressure constant, comma, mole fraction should be decreased, mole fraction should be decreased। Hence solubility will also decrease, hence solubility will also decrease। तो मैं 2-3 गैसेस का, एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है पूरी, तो उस टेबल को भी तुम रेफरेंस ले सकते हो, टेबल की डेटा से क्वेश्चन पूछता है, उसमें बस KH की वैल्यू दे रखी है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो हमको ये बताना है कि अब KH की वैल्यू पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही है, अगर उस प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर की बात करें। तो इससे अगर मैं 2 का लिख रही हूँ, जैसे N2 का है,
किलो बार मतलब इसकी यूनिट, तो इसने क्या समझा? किलो बार है, किलो बार इन केएच की यूनिट है। सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, नहीं वो तो पहले वाली हेडिंग चल रही है, नहीं तो प्रेशर का इफेक्ट हम देख रहे हैं, हेनरीज लॉ। वही भयंकर भयंकर चेपू आदमी होते हैं। अब इसमें तुम देखो, जो हमने डेटा वाला, जो हमने भी फैक्ट पढ़ा कि केएच की वैल्यू बढ़ रही है तो सोल्यूबिलिटी कम होती है। N2 की जब मैं बात कर रही हूँ, एक ही टेम्परेचर है, इस पे केएच की वैल्यू क्या है 76, हाई टेम्परेचर पे केएच की वैल्यू क्या है 88। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर N2 गैस सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज। और ये हम वहां पे भी फैक्ट पढ़ चुके हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे भी। हाँ वहां पे भी हमने पढ़ा, मतलब हमने डेटा के साथ भी वो एक्सप्लेन कर दिया कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू है सारी। O2 के लिए भी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, उसका केएच की वैल्यू बढ़ी, केएच की वैल्यू बढ़ी तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी कम। ठीक है, तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि एज टेम्परेचर, तो मैं लिखवा ही दिया क्या लिखूं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस केएच वैल्यू इंक्रीजेस, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी so to make will decrease। बोला तो बस एक लिखिए कब कब ये फॉलो किया जाता है और एक न्यूमेरिकल बस। हाँ, मोस्ट गैसेस ओबेज हेनरीज लॉ। अगला पॉइंट बना के लिखो, मोस्ट गैसेस ओबेज हेनरी लॉ इफ obeys Henry law if pressure is not too high, temperature is not too तो इन चार कंडीशन में हेनरीज लॉ फॉलो नहीं होता है। अगर ये वाला, मतलब अगर ये सब सेटिस्फाई हो रही है तो हेनरी लॉ फॉलो होगा, अगर ये नहीं हो रही है तो हम उसके हिसाब से प्रेशर नहीं निकाल पाएंगे, जो वो डायरेक्ट रिलेशन है सोल्यूबिलिटी के साथ। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा या जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा, गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल एंड डज नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट। तो ये सब कंडीशंस जब सेटिस्फाई हो जाएगी तब हेनरीज लॉ फॉलो होगा, वरना नहीं होगा।
एक न्यूमेरिकल लिखो, बस लास्ट न्यूमेरिकल, फिर खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, बस एक न्यूमेरिकल। लिखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट Henry's law constant of CO2 in water, of CO2 in water, of CO2 in water at 298 Kelvin, of CO2 in water at 298 Kelvin is 5 by 3 kilobar, is 5 by 3 k bar. Determine its concentration, determine its concentration in rainwater, in rainwater, in rainwater if CO2 is 1%, 1% ब्रैकेट में लिखो बाय वॉल्यूम, 1% बाय वॉल्यूम इन एटमॉस्फेयर, इन एटमॉस्फेयर। और एक इंस्ट्रक्शन और दे रखा है कि 1 ATM को 1 बार के इक्वल मान रखा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। सॉल्यूशन में जब उसको डिसॉल्व किया जाएगा तो क्या उसकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी या उसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। बेसिकली मोल फ्रैक्शन निकालना है, पर हमको प्रेशर क्या लेना है। मोल फ्रैक्शन के बाद फिर हमको कॉन्सेंट्रेशन भी निकालनी पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स। घर से एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।